तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में तो अभी तक दिखाया नहीं, जो हमने शायद अभी तक एमसीयू या मार्वल के पूरे यूनिवर्स में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसकी भूख खाने से नहीं बल्कि प्लैनेट से भरी जाती है, और उन प्लैनेट्स को ढूंढने का काम ये खुद करता भी नहीं है, आदमी रखा हुआ है। दिस इज गैलेक्टस फॉर यू। लेकिन आखिरकार इतनी शक्तिशाली बीइंग आई कहां से, इसको बनाया कैसे गया, और क्या ये फैंटास्टिक फोर की अर्थ को डिस्ट्रॉय कर भी पाएगा? तो चलो एक एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मार्वल वालों ने उनकी जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है उसको कॉस्मोस में डिवाइड किया हुआ है। मतलब एक बार लाइफ क्रिएट होती है, फिर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है, और ऐसे करके एक पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता है, और इसको एक कॉस्मोस कहा जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो अभी मार्वल का जो कॉमिक बुक यूनिवर्स है, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो अपने 7th कॉस्मोस में है। मतलब इसमें जितने भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो मार्वल की 7th लाइफ साइकिल है। अब क्या होता है कि हर एक लाइफ साइकिल या हर एक कॉस्मोस में कोई ना कोई चीज इन्वेंट होती है, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसपे स्पेशल फोकस किया जाता है। जैसे शायद थर्ड या फोर्थ कॉस्मोस ऐसा था जिसमें मैजिक के ऊपर फोकस किया गया, फिर 6th कॉस्मोस पे साइंस पे फोकस किया गया। तो ऐसे में हालांकि वो कॉस्मोस खत्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाली जो चीज है, मतलब जो चीज क्रिएट करी गई है, जिसपे फोकस किया गया है, वो अगले कॉस्मोस में कैरी ऑन हो जाएगी। तो मतलब अगर 4th साइकिल में मैजिक क्रिएट हो गया तो वो 5th साइकिल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, भले ही 4th साइकिल की लाइफ खत्म हो जाए। तो गैलेक्टस की कहानी की शुरुआत होती है 6th कॉस्मोस से, मतलब करंट मार्वल का जो यूनिवर्स है उससे एक साइकिल पहले। इस पूरी साइकिल में साइंस के ऊपर बहुत फोकस किया गया, और हर एक इंसान, हर एक प्लैनेट जो था वो साइंटिफिकली बहुत ज्यादा एडवांस था। और ऐसे में हमको बताया जाता है टा नाम के एक प्लैनेट के बारे में। इसमें रहने वाली स्पीशीज जो होती है वो टान्स कहलाते हैं, और इसी में एक कैरेक्टर बताई जाती है जिसका नाम होता है टाया। अब क्योंकि साइंस और हर चीज इतनी एडवांस हो चुकी है, तो टाया क्या करती है कि अपने डीएनए को कंबाइन करती है एक डोनर के साथ में, और क्रिएट करती है एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम वो रखती है गैलन। नाउ गैलन अपनी माँ की तरह एक बहुत ही ज्यादा जीनियस और ब्रिलियंट टाइप का साइंटिस्ट होता है, और ये काफी सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स करता भी है। लेकिन फिर क्या होता है कि इस पूरी साइकिल में, मतलब ये जो पूरा कॉस्मोस होता है, इसके ऊपर एक प्लेग फैलने लगता है। इसको जब और भी ज्यादा केयरफुली ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि इस प्लेग का नाम है ब्लैक विंटर, जो कि मार्वल की कुछ टाइम पहले आने वाली कॉमिक बुक्स में थॉर का एक विलन भी बनता है। अब ब्लैक विंटर को आप लोग कुछ गैलेक्टस का ही एक बहुत पावरफुल वर्जन समझ सकते हो। बस गैलेक्टस जहां एक तरफ प्लैनेट्स को कंज्यूम करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, उससे बहुत ज्यादा लेवल पे ब्लैक विंटर यूनिवर्सेस को कंज्यूम करता है। तो ब्लैक विंटर आता है, इस पूरी साइकिल में जितने भी यूनिवर्सेस होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, सबको कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और बचता है आखिरी प्लैनेट जो कि गैलन का प्लैनेट टा है। अब यहां पर जितने भी लोग हैं वो समझ जाते हैं कि भाई अपना फ्यूचर बहुत बड़े खतरे में है। तो गैलन कहता है कि एक काम करते हैं, अगर मरेंगे तो ऐसे नहीं मरने वाले। वो एक शिप बनाता है जिसमें कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को बिठा करके अपने प्लैनेट से दूर लेके जाता है, और अपना फेट समझ जाने के बाद ये लोग इन अ वे गिव अप कर देते हैं। तो गैलन कहता है कि ठीक है, अगर मरना ही है तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है उसमें जाकर घुस जाते हैं। इसको ये लोग कॉस्मिक सीड का नाम देते हैं, और इसमें घुसते घुसते उस शिप पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं सब मरने लगते हैं। लेकिन ब्लैक विंटर जब गैलन का डेडिकेशन देखता है तो वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। तो जैसे ही इनका शिप जाकर यूनिवर्स के सेंटर या उस कॉस्मिक सीड से टकराता है, तो ऐसे दिखाया जाता है कि गैलन की मुलाकात होती है उस पूरे कॉस्मोस का जो सेंटियंस है, मतलब 6th कॉस्मोस के सेंटियंस से उसकी मुलाकात होती है। और वो कहता है कि गैलन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, आप मुंबई, सॉरी, मतलब तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अब आप जो है मेरे साथ मिल करके एक बहुत ही पावरफुल बीइंग को बनाओगे और 7th कॉस्मोस तक जाओगे। लेकिन इसी चीज को आगे जाकर रेटकॉन किया गया कॉमिक बुक्स में, और ऐसा बताया कि गैलन जो है वो सेंटियंस से नहीं मिलता, बल्कि उसको जिंदा रखता है ब्लैक विंटर। अब ब्लैक विंटर ये सारा काम इसीलिए करता है क्योंकि जैसे गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को अपना हेरल्ड बनाता है, अपना सेवक बनाता है, तो वैसे ब्लैक विंटर गैलेक्टस को अपना हेरल्ड बनाता है। एंड दिस इज वाई गैलेक्टस इस यूनिवर्स, मतलब 7th कॉस्मोस में सर्वाइव करता है और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बिकॉज ब्लैक विंटर उसको इनेबल करता है ऐसा करने के लिए। नाउ ये सारी चीजें साइड में हो गई। अब 7th लाइफ साइकिल क्रिएट हुई, इसमें सेंटिएंट बीइंग्स का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहले इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, एंट्रोपी, ये सब चीजें आती है। अब इसमें इटर्निटी और डेथ जो है वो लाइफ साइकिल को मेंटेन करने का काम करती है, मतलब एक बैलेंस को मेंटेन करने का, कि कोई अगर पैदा हो रहा है तो उसकी डेथ भी इनएविटेबल। तो इसी चीज में बैलेंस बनाने के लिए आता है गैलेक्टस। नाउ स्टार्टिंग में ये चीज नहीं होती। अब वो जो गैलन का शिप था वो आकर के क्रैश होता है एक प्लैनेट पे, और फिर उस पे नजर पड़ती है एक वॉचर की। ये उआटू नहीं है, दूसरा वॉचर होता है। ये देखता है और सेंस कर लेता है कि इस शिप में इतनी पावरफुल बीइंग है जो आगे जाकर पोटेंशियल रखती है पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का। तो वो सोचता है कि गैलन को यही मार दिया जाए, लेकिन फिर उसको अपना पुराना वादा याद आता है कि वॉचर्स का ओथ है किसी भी चीज में इंटरफेयर ना करना, बस वॉच करना।
तो वो उस शिप को दूसरे रास्ते भेज देता है। अब वैसे तो ये शिप एक जगह पहुंचना था, लेकिन फिर आगे जाकर इस चीज में थोड़ा सा एक ट्विस्ट और दिया गया। होता क्या है कि काफी ज्यादा फ्यूचर में नल, वही गॉड द गॉड बुचर वाली जो सोर्ड बनाने वाला नल, तो नल सिल्वर सर्फर से फाइट करता है और उस फाइट में सिल्वर सर्फर टाइम डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब वो पास्ट में पहुंच जाता है, इन्फेक्टेड विद हिज आर्म, मतलब उसमें नल का जो होता है वो ब्लैक कलर की आर्म होने लगती है। लेकिन पॉइंट ये है कि सिल्वर सर्फर टाइम डिस्प्लेस हुआ, पास्ट में आया और वो पहुंचता है ईगो द लिविंग प्लैनेट पे। अब क्योंकि सिल्वर सर्फर बहुत ज्यादा डैमेज्ड है तो ईगो से वो थोड़ी देर के लिए पनाह मांगता है और ईगो कहता है ठीक है भाई रेस्ट कर ले। लेकिन फिर सिल्वर सर्फर नोटिस करता है कि ईगो द लिविंग प्लैनेट पे कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और वो फिर ईगो से पूछता है कि भाई सब कुछ ठीक तो है। तो ईगो उसको बताता है कि यार मेरे प्लैनेट पे ना एक कोई अजीब सा डिवाइस आके गिरा हुआ है जो मेरी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे करके ड्रेन कर रहा है, तो प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी इफ यू कैन। तो सिल्वर सर्फर जाता है और उसको पता चलता है कि वो जो लाइफ फोर्स ड्रेन करने वाली चीज है वो और कुछ नहीं बल्कि गैलेक्टस का इंक्यूबेशन पॉड है, जिसको वॉचर ने स्पेस में भेज दिया था और वो आगे जाकर एक सॉर्ट ऑफ शिप में ट्रांसफॉर्म हो गया जो बस गैलन को पावर अप किए जा रहा है, इंक्यूबेट किया जा रहा है। इसको नाम दिया जाता है लाइफ ब्रिंगर 1। तो सिल्वर सर्फर समझ जाता है कि इसमें गैलेक्टस है, लेकिन वो भी गैलेक्टस बना नहीं है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं पहले ही बचपन में इसका गला दबा करके और उसको खत्म कर दूं, इससे पहले कि इतने सारे लोगों की जान ले और इतने सारे प्लैनेट्स को कंज्यूम करे। लेकिन जैसे ही सिल्वर सर्फर ये काम करना शुरू करता है, उसके पास आता है उआटू द वॉचर और उसको रिमाइंड करता है कि तुम्हारा काम है टाइम में जाकर किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ ना करना, क्योंकि वो आगे जाकर और बहुत ज्यादा केओस क्रिएट करेगा। और जहां तक रही गैलेक्टस की बात, तो गैलेक्टस इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। उसका काम है लाइफ एंड डेथ के बैलेंस को मेंटेन करके रखना, मतलब वो जितने भी प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है वो उन प्लैनेट्स और उन लोगों की डेस्टिनी, और इसी वजह से पूरा यूनिवर्स ओवर पॉपुलेट नहीं हो रहा है। सिल्वर सर्फर उसकी बात सुनता हो जाता है, लाइफ ब्रिंगर को टच करता है, लेकिन उसके टच के साथ ही उसका कम्युनिकेशन हो जाता है गैलन के साथ। अब गैलन अभी तक सिल्वर सर्फर से मिला नहीं है, तो सिल्वर सर्फर उसको पूरी कहानी बताता है कि तू आगे जाकर ऐसा कुछ काम करेगा। तो गैलन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पहले ही मार दे रहे हो तो तुम भी तो हिपोक्रेट हो, क्योंकि तुम खुद लाइफ खत्म कर रहे हो। मतलब वो वही ज्ञानवान भाषण वाषण देता है उसको, और इससे सिल्वर सर्फर के नयन चक्षु खुल जाते हैं। तो वो गैलन को जिंदा छोड़ देता है बिकॉज टू मेंटेन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, और फिर ईगो से बरी कर देता है। अब यहां से ये इंक्यूबेशन शिप या फिर लाइफ ब्रिंगर 1 गैलन को कैरी करके पहुंच जाती है आर्कियोपिया नाम के एक प्लैनेट के पास। वो उसकी ऑर्बिट में घूमने लगती है और आर्कियोपियंस इसको स्टडी करते हैं एंड दे थिंक कि इसके साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो कई 1000 साल तक वो वहीं पर घूम रही है, लेकिन फिर होता है आर्कियोपिया पे एक अटैक। कुछ शिप्स आते हैं, वो इस प्लैनेट पे अटैक करना शुरू करते हैं और इसी भसड़ में वो अटैक कर देते हैं लाइफ ब्रिंगर 1 पे भी, जिसके अंदर गैलन मौजूद था, और अब वो अपना इंक्यूबेशन कंप्लीट कर चुका है। एंड ऐसे जन्म होता है गैलेक्टस का, जो बाहर निकलते ही सबसे पहले उन शिप्स को कंज्यूम करता है। वो कहता है मेरे को भूख लगी है, और तुरंत ही उनका लाइफ एसेंस, एनर्जी वगैरह सब कुछ ड्रेन करने के बाद उसको कहता है मेरी भूख अभी भी मिटी नहीं। तो वो क्या करता है कि उसके सामने जो आर्कियोपिया प्लैनेट होता है उसको खत्म कर देता है। वहां पर जितने भी लोग थे सारे मर जाते हैं। कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो आगे जाकर अपनी खुद की कहानी बनाते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे आर्कियोपिया को खत्म करने के बाद उसको समझ में आता है कि मैंने क्या किया, और उसका गिल्ट उसको धीरे धीरे करके टेक ओवर करता है। एंड ही थिंक्स कि अब अगर उसे अपनी भूख मिटानी है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उन प्लैनेट्स को कंज्यूम करे जहां पर लाइफ नहीं है, लेकिन उससे पहले उसको अपने खुद के लिए एक शिप बनाना है। तो वो आर्कियोपिया के जितने भी रेमिनेंट्स होते हैं उनसे एक बहुत ही विशालकाय शिप बनाना शुरू करता है, जिसको बनाने में कई मिलेनिया निकल जाते हैं। अब ये शिप जब बन के तैयार होता है तो इतना विशालकाय होता है कि इसके आसपास प्लैनेट्स घूमने लगते हैं, और इसको ये अपने होम प्लैनेट टा के नाम पे नाम देता है, टा 2। मतलब क्रिएटिविटी तो एक तरफ है, लेकिन टट्टू बना के छोड़ दिया। तो गैलेक्टस के इतने बड़े प्लैनेट के अंदर वो सोचता है कि ठीक है, अब मुझे प्लैनेट्स को कंज्यूम करना है, मेरे को अपनी भूख मिटानी है। और इसको बनाने में भी मिलेनियंस इसीलिए लगते हैं क्योंकि उसे बीच बीच में जाकर के अपनी भूख मिटानी पड़ती थी। अब ये चीज अपने दिमाग में रखना कि गैलेक्टस टा 2 को लेकर कहीं मूव नहीं करता। उसे जब भी किसी प्लैनेट को कंज्यूम करना होता तो उसके पास एक अलग स्पेसशिप है, जिसको शायद स्टारशिप या ऐसा कुछ बोला जाता है, और उससे वो दूसरे प्लैनेट्स तक ट्रैवल करता है। तो अब क्या होता है कि उसे ये सब कुछ करने में मजा तो आ रहा था कि भाई भूख भी मिट रही है, लोगों की जान भी नहीं जा रही, और उसको भूख भी लंबे लंबे टाइम में लगती है। लेकिन ना धीरे धीरे करके उसकी हंगर, उसकी एपेटाइट का जो टाइम स्पैन है वो छोटा होने लगता है। मतलब अगर आज उसने एक प्लैनेट कंज्यूम किया और उसको फिर 100 साल बाद भूख लग रही है, तो वो टाइम स्पैन धीरे धीरे कम होने लगा, 50 साल, 25 साल, 20 साल। एंड ही रियलाइज्ड कि ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं बिकॉज वो लाइफलेस प्लैनेट्स को कंज्यूम कर रहा है। उसे अपने आप को सस्टेन करने के लिए चाहिए जिंदगी। तो वो अपने आप को मन ही मन ये समझा लेता है कि देखो मैं भी तो एक नेचर की पावर हूं, मेरा एक हायर पर्पस है, और वो पर्पस है
लोगों को, लाइफ को, पूरी चीज बैलेंस करके चलना। तो फिर वो लिविंग प्लैनेट्स को भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। अब ये करने के लिए भी उसको बहुत टाइम लग रहा था, तो वो क्या करता है कि अपने हेरल्ड्स बनाता है, मतलब अपने सेवक ढूंढना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले आता है द फॉलन वन। अब इसका एक्चुअल नेम क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये मार्वल के पन्नों में खो चुका है क्योंकि इतने मिलेनियन सेंचुरीज पहले बना था कि किसी को पता भी नहीं है। लेकिन फॉलन वन जो है वो पैदा होते ही, बनते ही सीधे गैलेक्टस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरा बाप हूं। गैलेक्टस हालांकि उसको हर बार हराता जाता है, लेकिन आखिरी में गैलेक्टस को समझ में आता है कि इसको रोकने का ये सही तरीका नहीं है, तो वो उसको यूनिवर्स के एंड में एक प्रिजन होती है किल्न नाम की, वहां पे कैद कर देता है। अब इस पूरी प्रिजन के बारे में सबसे खास बात ये होती है कि ये पूरी प्रिजन अपने आप को सस्टेन करती है, मतलब इसको एनर्जी मिलती है यूनिवर्स के एक्सपैंड होने से। तो इन अ वे इससे भाग पाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और भागना तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें फॉलन वन नहीं, बड़े बड़े प्राइमोर्डियल गॉडली बीइंग्स भी बंद है। खैर, तो गैलेक्टस फॉलन वन को बंद कर देता है। अब गैलेक्टस जाता है एक दूसरे प्लैनेट को कंज्यूम करने। इस प्लैनेट का नाम होता है ज़ेनला। अब जब गैलेक्टस इसको कंज्यूम करने के प्रोसेस की शुरुआत कर रहा होता है, तो वहां का एक इनहैबिटेंट इसके पास आता है जिसका नाम होता है नॉरन रैड, और उसको कहता है कि तुम इस प्लैनेट को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो गैलेक्टस उसको कहता है भाई हलवा पूड़ी थोड़ी है, मेरे को एक प्लैनेट ढूंढने में इतना टाइम लगता है, मेरे सेवक भी काम नहीं कर रहे मेरे लिए ठीक से। तो कहता है एक काम करते हैं, तुम इस प्लैनेट को छोड़ो, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। गैलेक्टस कहता है एक बात सोच ले भाई, किस बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो कहता नहीं ठीक है, तुम इस प्लैनेट को छोड़ दो, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। तो गैलेक्टस नॉरन रैड की पूरी मेमोरीज को वाइप करके उसको पावर कॉस्मिक से पावर अप करता है और सिल्वर सर्फर बनाता है, ताकि वो गैलेक्टस के लिए अलग अलग प्लैनेट्स को तलाश करे जिसमें लाइफ हो और गैलेक्टस की अपनी भूख मिट सके। तो सिल्वर सर्फर कई सेंचुरीज तक घूमता रहता है, गैलेक्टस की भूख मिटाता रहता है, और फिर उसकी नजर पड़ती है अर्थ नाम के एक प्लैनेट पे। अब अर्थ पे जब सिल्वर सर्फर पहुंचता है, तो उससे पहले उआटू द वॉचर, जिसका काम था अर्थ को वॉच करना, उसको पता चल जाता है कि सिल्वर सर्फर आया, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो जाता है फैंटास्टिक फोर को बता देता है कि देखो सिल्वर सर्फर आ रहा है और इसका काम है तुम्हारे काम डाल। तो पहली बात तो तुम गैलेक्टस को हरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें गैलेक्टस को हराना है तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है द अल्टीमेट नलीफायर। अब इसको लेके आने के लिए किसी को टाटू तक जाना पड़ेगा, क्योंकि गैलेक्टस ने अल्टीमेट नलीफायर को वहीं पे छुपा के रखा है। इस डिवाइस को गैलेक्टस खुद भी क्रिएट नहीं करता, एक दूसरे वॉचर ने बनाया था, लेकिन गैलेक्टस इसको सेफ रखता है अपने पास, क्योंकि उसको पता है कि ये कितनी खतरनाक चीज है। तो टाटू तक जाने का काम करता है ह्यूमन टॉर्च। आई नो ये पुरानी कॉमिक बुक्स हैं और वो स्पेस में ऑक्सीजन तो जल कैसे रहा है मुझे नहीं पता, बस मैं कहानी बता रहा हूं। तो वो पहुंचता है टाटू तक, वहां से उसका अल्टीमेट नलीफायर लेके आता है। रीड रिचर्ड्स उसी से गैलेक्टस को डराता है कि निकल। तो वो कहता है कि भाई अल्टीमेट नलीफायर बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो वही इंसान फायर कर सकता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल हो या इसका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर किसी वीक माइंडेड या वीक विल्ड इंसान ने या किसी भी क्रीचर ने उसको फायर किया तो वो पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर लेगा, जो कि होता भी है कॉमिक बुक्स में। लेकिन इफ यूज्ड राइट, मतलब अगर सही इंसान इसको यूज करे इंक्लूडिंग गैलेक्टस, तो ये डिवाइस पावर रखता है पूरी गैलेक्सीज यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की। नो तो गैलेक्टस का डरना वहां पे बनता था। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे प्लैनेट को छोड़ दूंगा, बस ये डिवाइस मुझे वापस कर दो। तो रीड रिचर्ड्स उसको डिवाइस देता है, गैलेक्टस वहां से ना। इसके बाद गैलेक्टस के बहुत सारे अपीयरेंसेस हैं और वो बहुत सारे कर्मकांड करता है, मतलब बहुत सारे इश्यूज में अपीयर होता है। जहां पर भी इनको ऐसे चलाना होता है कि ब्रह्मास्त्र टाइप की चीज निकाल दी, तो गैलेक्टस को खड़ा कर देते हैं। नाउ हम लोग अगर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज नोटिस किया, और वो है सिल्वर सर्फर पे। इस मूवी में हमने देखा है कि नॉरन रैड का सिल्वर सर्फर नहीं बल्कि शालाबाल की सिल्वर सर्फर है, मतलब एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई गई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करती है। होता क्या है कि जब गैलेक्टस ज़ेनला नॉरन रैड के प्लैनेट पे जाता है तो वहां पे नॉरन रैड की वाइफ होती है शालाबाल। अब नॉरन रैड इस कंटिन्यूटी में तो सिल्वर सर्फर बन गया, लेकिन इसी मल्टीवर्स का एक दूसरा यूनिवर्स है जहां पर कहानी कुछ अलग है। अब जैसे हर एक यूनिवर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस यूनिवर्स का जो गैलेक्टस है उसको रीड रिचर्ड्स अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक स्टार बना देता है, मतलब मार ही देता है। तो सिल्वर सर्फर, एडम वॉरलॉक और भी कई सारे लोग आते हैं और भाई रीड को कहते हैं देख सुन, तूने जो किया है ना उससे पूरी दुनिया, लाइफ डेथ यूनिवर्स में केओस मच गया है, मतलब बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि प्लैनेट को डिवार करने वाला अब कोई बचा नहीं है। तो फिर ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? तो वो लोग क्या करते हैं, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को पकड़ते हैं, जो इस यूनिवर्स में और भी ज्यादा पावरफुल था। वो अपने अलग अलग म्यूटेशंस के थ्रू बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था, तो वो उसकी पावर्स को और ज्यादा तेजी से म्यूटेट करवाते हैं और उसको इस यूनिवर्स का गैलेक्टस बना देते हैं।
इसमें थोड़ा बहुत उन लोगों ने ऐसा किया है कि जो सामने वाला सोचेगा उसकी मेंटल शक्ति का इस्तेमाल करके ये वैसा ही रूप ले लेगा। तो ये कुछ ऐसा होता है कि सिल्वर सर्फर, एडम वॉरलॉक और जो वॉचर होता है, इनके थॉट्स कहते हैं कि भाई गैलेक्टस बन जा फ्रैंकलिन को, तो वो गैलेक्टस बन जाता है और अपनी पुरानी मेमोरीज को भूल जाता है। वो प्लैनेट्स को खाना शुरू कर देता है। बेसिकली फ्रैंकलिन इज द गैलेक्टस ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन उसके पास अपनी हल्की फुल्की पुरानी मेमोरीज होती हैं और वो सिल्वर सर्फर को अपना दोस्त कंसिडर करता है। तो उसे खुश रखने के लिए वो जेनला प्लैनेट में जो उसकी एक्चुअल वाइफ होती है शालाबाल, उसको भी सिल्वर सर्फर बना देता है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉरेन रैड को इंसान बना दे, वो कहता है तू भी आ जा, अब मेरे पास दो सिल्वर सर्फर है। तो शालाबाल एक्चुअली जो हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखने वाले हैं वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की सिल्वर सर्फर है जहां पर दो एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि आगे जाकर कुछ फाइट वाइट होती है सेलेस्टियल से जिसमें वो मर जाती है। मतलब इस कॉमिक बुक में भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन है तो बता रहा। फिर इसके बाद अगर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर को देखकर हम गैलेक्टस को जज करने की कोशिश करें तो देखो ये क्लियरली एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है। तो यहां पर हमको गैलेक्टस का दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एमसीयू का जो मेन 616 यूनिवर्स है इसमें आगे जाकर जब ये फैंटास्टिक फोर की कहानी को बिल्ड करें, और क्योंकि इनको मेन यूनिवर्स में आना है, तो सीक्रेट वॉर्स के बाद जब ये इस यूनिवर्स का गैलेक्टस इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो मे बी वो कोई और हो, या फिर मे बी मार्वल ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि एक ही गैलेक्टस है जो पूरे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है और इधर उधर घूमता है। मतलब सारी चीजें उन्हीं पे डिपेंड करती है। फिर दूसरी चीज आती है उसके साइज के बारे में। तो बहुत सारे लोग उसके साइज पे कंप्लेन कर रहे थे कि गैलेक्टस इतना बड़ा है कि वो प्लैनेट्स को कंज्यूम कर सकता है, तो फिर ये न्यूयॉर्क की गलियों में कैसे घूम रहा है। तो देखो गैलेक्टस का जो साइज है ना वो हमेशा उसकी विल के अकॉर्डिंगली वैरी करता है। जब गैलेक्टस चाहे तो अपने आप को छोटा कर सकता है, जब चाहे तो बहुत बड़ा कर सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो क्या चाहता है। अगर वो चाहेगा कि किसी प्लैनेट पे पहुंचकर वहां के लोगों से बात करनी है तो वो अपने आप को छोटा करके वहां पहुंच जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी की कमी होती है, मतलब जो उसकी खुद की एनर्जी है वो कम होती है, तो उसका साइज कम हो जाता है। और ना इतना ही नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज ये भी है कि गैलेक्टस जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मतलब हर इंसान या हर प्लैनेट के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको गैलेक्टस अलग तरीके से परसीव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो अगर किसी एलियन वर्ल्ड पे जाएगा तो वहां उनको एलियन जैसा दिखेगा, या फिर किसी प्लैनेट पे सिर्फ जानवर रहते हैं तो वो जानवर गैलेक्टस को अपनी स्पीशीज जैसा परसीव कर सकते हैं। एंड इसका रीजन बहुत सिंपल तरीके से ये बताया गया है कि जो गैलन था, मतलब वो जो पुराने कॉस्मोस से इस कॉस्मोस में एंटर किया, वो अब गैलन नहीं है, वो गैलेक्टस बन चुका है। इतने मिलेनियर्स तक जो वो उसने पूरा इंक्यूबेशन अंडरगो किया है, उस वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा भयानक लेवल की कॉस्मिक एनर्जीज है। और उसी चीज को रेगुलेट करने के लिए वो अपना पूरा सूट पहनता है, जो हम गैलेक्टस का ट्रेडमार्क सूट देखते हैं। वो एक्चुअली में शोबाजी के लिए नहीं है, वो उसके अंदर मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक एनर्जी को रेगुलेट कर रही है। और देखो अगर इसके पावर और स्ट्रेंथ लेवल की बात करूं तो मुझे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राइटर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज होता आ रहा है। वो एक ब्लास्ट में गैलेक्सीज को वाइप कर देता है, एक ब्लास्ट में सेलेस्टियल्स को हरा देता है, फिर कई बार सेलेस्टियल से हार भी जाता है। फिर वो जो ब्लैक विंटर की मैंने पूरी बात करी थी, उस पूरी स्टोरी आर्क में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो थॉर से भी हार जाता है। ऑल्दो आई वुड से कि थॉर उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन राइटर के अकॉर्डिंगली गैलेक्टस पावर लेवल्स चेंज होते रहते हैं। बस एक चीज जो चेंज नहीं होती वो ये है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। आई मीन यू कैन इमेजिन कि अगर एक कोई क्रीचर या फिर एक कोई बीइंग है जो पूरे प्लैनेट्स को खा लेती है सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक प्लैनेट को कंज्यूम करने के बाद उसकी भूख मिटती तक नहीं है। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में इस महाशय की क्या चाह होगी ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। आई मीन इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि वो प्लैनेट को कंज्यूम करने आया है, लेकिन फिर भी अगर मार्वल वाले चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट प्ले कर सकते हैं। वो क्या होगा किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भी गैलेक्टस की भूख है और चाय समोसे जो तुम्हारे सामने रखे उससे पेट नहीं भर रहा, तो लाइक बटन को कंज्यूम करो, फिर जादू देखना।